नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपके सामने में चंद्र कुमार भारती 12th का एक चैप्टर लेकर आया हूं। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम आज एक नई शुरुआत जो फिजिक्स की फर्स्ट लेसन से करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब फिजिक्स का नाम आता है सब्जेक्ट में तो थोड़ा सा डर सा लगता है। फिजिक्स में एक्चुअली कंसेप्ट के साथ साथ एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आना चाहिए बच्चों को, तो बच्चों को इससे डर लगता है। और विश्वास कीजिएगा, मैं आपके उस डर को भी खत्म करूंगा और आपके ऊपर वो कॉन्फिडेंस भी लेके आऊंगा कि आप कहोगे यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। इसका मतलब अगर जब आप लोगों को आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस, तो आप लोग एक बेहतर परिणाम 12th में तो दोगे सही, उसके साथ में आपको मैं नीट लेवल से भी साथ के साथ क्लासें लेते हुए चलूंगा। तो आगे की ओर चलते हुए आज इस जर्नी को बढ़ाते हुए नेक्स्ट, जैसा आपने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक्चुअली है क्या चीज, इस चीज को बारे में अगर हम समझे तो आप लोगों ने फेराडे इंडक्शन लॉ देखा होगा। फेराडे का जो इंडक्शन लॉ है, अब ये जो चीज है इंडक्शन लॉ, ये क्या है, इस चीज को समझने के लिए मैं आप लोगों के पास में एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। सुनना, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास में एक कोयल है, ओके, और यहाँ पे आपके पास पोटेंशियोमीटर है जो करंट को बताता है कि करंट का डिफ्लेक्शन किस साइड और होगा। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये कोयल है, और यहाँ पे आपके पास में एक मैग्नेट है, एनओएस। सिंपल सा ये कोयल है और यहाँ आपके पास मैग्नेट है। और मैग्नेट आपको पता है कि मैग्नेट के आसपास क्या होता है, तो मैग्नेट के आसपास सर आप लोग कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यदि स्टेशनरी कंडीशन में रहे, रेस्ट कंडीशन में रहे है तो सही, लेकिन रेस्ट कंडीशन में रहे तो इसमें जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में है वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, जीरो पे डिफ्लेक्शन रहेगा। तो अगर यहाँ पे इस मैग्नेट को अगर मैं मूव करवाता हूं लेफ्ट हैंड डायरेक्शन एंड राइट हैंड डायरेक्शन, तो बताइए उसके साथ में जब ये जो आपके पास में मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा। अगर वो डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा, इट मीन्स मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो वेरी करेगा तो बेटा जब मैं इसको पास में लेके आता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा आ जाती है, और जब मैं इसे दूर लेके जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास में उसकी लाइन कम हो जाती है। तो जब मैं वेरी करता हूं तो अगर सडनली मैं पास्ट अगर इसमें बदलाव लेके आऊंगा तो बेटा यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे आप लोगों को करंट देखने को मिलेगा, और इसे कहते हैं हम फेराडे का इंडक्शन लॉ। अब ये जो फेराडे के नियम है ये चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में समझा रहा हूं कि इस मैग्नेट के थ्रू आपने यहाँ करंट को डेवलप कर दिया। मतलब इट इज ए रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब करंट में और मैग्नेट में कोई ना कोई रिलेशन है। अब कोई ना कोई रिलेशन है तो क्या रिलेशन है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जब इसको लेके आते हो तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आता है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है? वेरिएशन। और जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आता है तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है तो बेटा वहां से एक इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा आप लोगों के पास में? फोर्स लगेगा। अगर उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो फिर वो क्या करेगा? मोशन कंडीशन में आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन कंडीशन में होता है, चार्ज जब फ्लो कंडीशन में होता है, तो क्या प्रोड्यूस होती है? आप सभी ने पढ़ा होगा 9th और 10th में, सर करंट फ्लो होने लग जाती है। इसका मतलब बड़ा कमाल की चीज है। तो मतलब मैग्नेट को हम क्या करें, जब नियर लेके आए और बाहर लेके जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जब वेरिएशन होने के कारण से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? करंट। तो मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा था कि जो आप लोगों के पास में
यहाँ पे जो आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसके रिलेशन को बताता है? इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के इफेक्ट्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे से दो क्लासिफाइड, हमने दो शाखाओं में यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। एक तो कर दिया मैंने यहाँ पे मैग्नेटिज्म और एक कर दिया मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिज्म को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पहला जो आप लोगों की यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर 12th का। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो से दो आप लोगों के पास में क्या है, एक और ब्रांच बन जाएगी। और कौन सी ब्रांच बनेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आप लोगों के पास में है, इसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट कंडीशन पे रहता है। तो सर जब वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा? तो जब चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में रहता है तो बेटा वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है। अब ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड जनरेट करता है ये किसने किया? तो आप कहोगे सर ये रेस्ट चार्ज जो है वो रेस्ट कंडीशन में उसने किया। अच्छा सर फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या हुआ? तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किस में होंगे? मोशन में। जब इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होते हैं तो क्या होती है, तब हमारे पास में दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास में चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में जाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इसका मतलब जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में चार्ज अगर मोशन में रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और जब यदि आप लोगों के पास में कि ये चार्ज यदि ये दौड़ने लग जाए इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये है कि यदि ये एक्सेलरेटेड कंडीशन में आ जाए। अब बेटा एक्सेलरेट का मतलब ये होता है कि ये जो स्पीड है इस चार्ज की लगातार बढ़ती बढ़ती धीरे धीरे सब एकदम तेजी से बढ़ती रहे, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद 30 मीटर पर सेकेंड, जैसे इंक्रीज हो रही है ना पर सेकेंड बाय पर सेकेंड। तो ये सेकेंड के बाद जब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो उसे क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। तो इस चार्ज को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड चार्ज। अब ये एक्सेलरेटेड चार्ज जब होता है तो प्यारे बच्चे ये इसके साथ में जब ये एक्सेलरेटेड होता है तो क्या होता है? तो ये एक्सेलरेटेड होता है तो ये दोनों तो प्रोड्यूस होता ही होता है, इसके साथ में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपके पास में क्रिएट हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आखिरकार ये क्या चीज है आप लोग देखोगे तो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताऊं इस चीज के बारे में कि आपके पास जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट, आप बिल्कुल देखा है, मैग्नेट देखा है। अब मैग्नेट के अराउंड मतलब उसके चारों ओर, मैग्नेट के चारों ओर यदि किसी आयरन रोड को लेके आए हैं आप लोग तो वो ऑटोमेटिक क्या आती है? उसके पास अट्रैक्ट होती है। तो आपने स्पेस में रखा है, आपने देखा कि स्पेस के बीच में तो कुछ भी नहीं है, ये अट्रैक्ट किससे कैसे हो रही है? तो वहां क्या है? एक रीजन है और उस रीजन को क्या बोलते हैं अपन? उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा होगा वो? मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि आप लोगों ने आयरन रोड रख दी तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट हो जाएगी। अब ये चीज तो आप लोगों ने देख रखी है, बिल्कुल सर देख रखी है। तो बेटा सेम ऐसा कैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसा कैसा ही कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज है तो उसके अराउंड, उसके चारों ओर एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर अगर मैं किसी अदर चार्ज पार्टिकल को लेके आऊं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करें? अट्रैक्ट करें या रिपल्सन करें, अट्रैक्ट करें या रिपल्सन करें। इस जो रीजन है, ये जो स्पेस में ये जो रीजन है किसके सराउंडिंग? एक चार्ज है उसके सराउंडिंग में जो ये स्पेस है, ये रीजन है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलकर बना हुआ है।
अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस अपन क्या देखेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम केवल यहाँ चल रहे हैं। तो आप लोगों को केवल दो चीज समझ में आनी चाहिए, बताओ क्या। कि हमने सबसे पहले पढ़ा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, मतलब इट इज ए ब्रांच ऑफ द फिजिक्स in which we can study about the relation between current and magnetism। इसका मतलब हमारे पास में मैग्नेटिज्म और करंट के बीच में जो रिलेशन को अगर बारे में अपन अगर पढ़ते हैं तो कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इस चीज के बारे में कि इसको अपने दो भागों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब इट इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, एक तो इलेक्ट्रो, अब जो आप लोगों के पास में, और दूसरा है मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रो क्या है, तो अपन कहेंगे कि ये भी फिजिक्स की क्या है आप लोगों के पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी एक क्या है आप लोगों के पास में एक ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जिसके जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है यदि रेस्ट कंडीशन में है, यदि इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में है तो उससे क्या क्या इफेक्ट हुए। तो सर जब चार्ज जो होता है वो रेस्ट कंडीशन में होता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैंने कि बिल्कुल होता है सर। इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाद में आप लोग को सर वहां पे यदि कोई चार्ज पार्टिकल लेके आओ तो उस पर वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, सर ये भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो गया। पोटेंशियल जो डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी सर प्रोड्यूस होता है। तो फिर हम इन बातों के बारे में पढ़ेंगे, और कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट में आगे की ओर बढ़ता हूं, तो नेक्स्ट में जब मैं जाता हूं तो देखिएगा बेटा हमारे पास में क्या होता है। नेक्स्ट में अगर मैं जाता हूं आप लोगों के पास में, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ द चार्ज। सारी जितनी भी कहानी थी ये चार्ज की थी, चार्ज रुका हुआ है, चार्ज दौड़ रहा है, चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, सारे चार्ज की। तो ये आखिरकार चार्ज होता क्या है, चार्ज कैसे डेवलप होता है, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब चार्ज के बारे में पढ़ना है तो चार्ज के बारे में कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा इस चीज के बारे में, जैसे कि हम यहाँ पे दिखाया गया है कि जितने भी आपके पास में जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो किनसे मिलकर, मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलकर बने हुए थे। यहाँ पे अगर मैं एटम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा एटम्स के बाद में क्या आप लोग, तो सर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके चारों ओर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। हाँ सर लगाता है, बिल्कुल लगाता है। तो एक बात बताओ, और प्रोटॉन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, उसके न्यूक्लियस में, इसलिए इनको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। सर ये भी बात सही है। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूट्रल जो एटम्स जो होते हैं उनमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। हाँ सर, और प्रोटॉन पर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ सर, सर ये बिल्कुल सही है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो बेटा यहाँ पे देखिएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो देखो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इसकी जो नेचर है वो नेगेटिव टाइप की है, और जो प्रोटॉन है उसकी जो नेचर है वो पॉजिटिव टाइप की है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव, यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज वो क्या है आप लोगों के पास में, तो बेटा वो है आपके पास में यहाँ पे ESU। हम देखेंगे आगे जब हम इसकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज देखनी है कि इलेक्ट्रॉन है उस पर जो चार्ज है वो कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, और इस पे जो इसका जो मास होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और यहाँ पे इसकी जो नेचर होती है नेगेटिव टाइप की होती है, और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, माइनस E के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चले सर, प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन, प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये माइनस में और ये किस में होता है, प्लस में। तो आप लोगों को याद होना चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, सर उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में होता है, इसके लिए किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। सर उसका मास कितना होता है, तो उसका मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। सर एक बात बताइए तो फिर प्रोटॉन का कितना होता है,
तो 1.67 इंटू 10 की पावर, देखो आप लोगों को यहाँ पे 1.67 इसके पीछे की डिजिट है, अप्रोक्स अपन फिजिक्स में काम में नहीं आती, तो अपन इसे यहाँ तक याद करते हैं। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P प्लस, इसका मतलब होता है प्रोटॉन, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ सर ये बात है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? सर ये आउटर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। हाँ ये भी बात सही है। अच्छा एक बात बताओ, प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। अच्छा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? हाँ जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? मैं कहूं न्यूट्रल एटम्स में या कहूं उदासीन परमाणु में। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं इस चीज के बारे में कि मैं अगर यहाँ एक एग्जांपल लेना चाहूँ आप लोगों के पास में, तो क्या लूंगा? देखो तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे सपोज कीजिए सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है आप लोगों के पास में वो कितना है? तो आप कहोगे सर एटॉमिक नंबर जो है इसका वो मेरे पास में 11 है। इसका मतलब एक बात बताओ इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? तो आप कहोगे सर इसमें 11 प्रोटॉन होंगे। अच्छा एक बात बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर आप कहोगे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा एक बात बताओ प्रोटॉन P प्लस इतने प्रोटॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक बात बताओ मैं यहाँ पे ये जो दोनों चार्ज है इनका अमाउंट दोनों का क्या होता है आप लोगों के पास में? दोनों सेम होता है। इसका मतलब एक बात बताइए आप लोगों के पास में सर क्या, कि P प्लस अगर मैं यहाँ पे 11 और एक इलेक्ट्रॉन का मान, अगर प्रोटॉन का चार्ज का मान रखूंगा तो क्या रखूंगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बिल्कुल सही है सर। ये किसका चार्ज है सर? प्रोटॉन का। हाँ बिल्कुल प्रोटॉन का चार्ज है सर। ये प्लस में होता है, बिल्कुल होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस, इस पे आप लोगों के पास में कितना है? -11 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सर ये माइनस में आना चाहिए, आगे लगा रखा है। अब एक बात तो दोनों चीज सेम है कि नहीं है? अगर मैं दोनों एक एटम में जब होते हैं तो एक दूसरे से अपना जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। अर्थात अगर मैं यहां बात करूं कि नेट चार्ज अगर आप लोग देखोगे तो बेटा वो कितना हो जाएगा इसका? वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया प्रोटॉन जो होता है इस पे जो चार्ज होगा, हाँ बिल्कुल सही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उस पे जो चार्ज होगा वो दोनों सेम ही होते। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि इनके मान दोनों के क्या होते हैं? समान होते हैं। बस इनकी नेचर है ना, प्रोटॉन की तो पॉजिटिव होती है और बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है उसकी नेगेटिव होती है। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल सिखाता हूँ। अब जो आपके पास में सोडियम है, जो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये किसका है? ये है न्यूट्रल एटम का। सोडियम का एक एटम है, न्यूट्रल है, उस कंडीशन में तो ये हो रहा है। अब क्या होता है सर? अब क्या होता है? तो मैंने ये कहा कि जो ये सोडियम है इसका यदि मैं अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसको मैं ऑर्बिट में कैसे करूंगा? तो आप लोगों को 1s2 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 2s2 2p6 और यहाँ पे लिखेंगे 3। तो देखो देखो कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 कितने हुए? 10। अब 3s1 में तो 1 ही आएगा ना। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा ये क्या है? पहला कक्ष। ये क्या है? दूसरा ऑर्बिट। ये तीसरा ऑर्बिट। तो यहाँ पे एक बात बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर ये आप लोगों के पास में कहा कि यहाँ पे प्रोटॉन, बिल्कुल यहाँ न्यूट्रॉन, ये तो हो गया न्यूक्लियस। इसके चारों ओर क्या हुआ? सर ये पहला के एल एम एन जो आप लोग ऑर्बिट बोलते हो तो के, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? सर 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसके बाद वाले में बताइए सर, इसके बाद वाले में ये कितने इलेक्ट्रॉन? सर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब इसके आउटर ऑर्बिट में देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर ये बचेगा। अब नेचर में क्या है कि नेचर में कोई भी हो वो हमेशा क्या होता है भैया जी, एकदम फ्रीडम रहना चाहता है। अब एकदम फ्रीडम अगर कोई रहना चाहता है, उसको पसंद नहीं कोई उसे डिस्टर्ब करे। यहाँ पे क्या होता है कि एक चार्ज होता है, आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है इसके। अब जब आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए?
तो आपने कहा सर ये 11 है, तो प्रोटॉन भी कितने हैं यहाँ पे 11 ही होंगे। हाँ सही है। तो जब ये किसी के नेचर में आता है, ये अपनी स्टेबिलिटी को देखता है, तो एक ऑक्टल लो देखा होगा, ऑक्टल लो, ऑक्टल लो, जिसे अपन बोलते हैं अष्टक का नियम। क्या बोलते हैं बेटा, अष्टक का नियम। अच्छा ये कौन सा नियम होता है, कोई भी जो होता है ना वो अपने आउटर ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना, या तो कितना हो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट उसके फिल हो, और यदि 8 नहीं हो तो वो हाफ क्या हो फिल हो, तो वो क्या होती है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और इससे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आप लोगों के पास में क्या हुआ कि यहाँ पे इसके अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए बाहर, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं बचेंगे, आप कहोगे बिल्कुल बचेंगे सर। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब बचेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने का, तो बताओ ये ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो फिर क्या हुआ सर, फिर तो ये हुआ कि सोडियम जो था ना, यानी कि हाँ उसमें प्रोटॉन जो है वो तो 11 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया स्टेबिलिटी के कारण से। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो रिमेनिंग कितने बच गए सर, माइनस के 10 बचे। तो फिर अगर मैं टोटल अगर नेट चार्ज अगर इनका देखूं तो फिर कितना आएगा, +11 में से माइनस का अगर 10 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक बात बताओ, तो फिर ये जो है इस पे जब ये आयन की फॉर्म में होता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस का। बेटा ये है चार्ज, इस कारण से चार्ज मैनिपुलेट होता है, इस कारण से क्या होता है चार्ज मैनिपुलेट होता है। अब यहां से थोड़ी सी एक बात और समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां से रिमूव हो रहा है, सुनना भी है, यहाँ पे क्या रहा है इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। अब सिंपल सी बात ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा सर, बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव कम होगा पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो रिजल्टेंट पॉजिटिव का ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव होता है। और जब इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे अगर मैं तुम्हारे पास में बात करूं इस चीज के बारे में, अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन आता है क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन पे देखा जाए तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है और यहाँ पे -1 इलेक्ट्रॉन आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस कारण से होता है कि जब मैं इसके ऑर्बिट को देखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, देखो कितने हुए यहाँ पे 1, यहाँ 10 हो गए, यहाँ कितने हुए 12, और यहाँ कितने हो गए आपके पास में 18। जबकि आपके पास में कितना है यहाँ पे, तो यहाँ इसका ऑटोमिक नंबर जो अगर आप लोग देखोगे तो वो होता है बेटा 17। तो हमारे पास में यहाँ कितना आना चाहिए आप लोगों के पास में, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो फिर 7 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ क्या है पी ऑर्बिट में 7, यहाँ पे सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे आप लोगों के पास में आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए आप लोगों के पास में 6 भरा जाता है इसका, तो यहाँ 5 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये मैंने आप लोगों के पास में लिखा है क्लोरीन। अगर आप लोग क्लोरीन की बात करोगे तो इसका ऑटोमिक नंबर कितना होता है, तो ऑटोमिक नंबर जो होता है आप लोगों के पास कितना होता है 17। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 8 10, इसके बाद कितना हुआ 10, और ये 2 और 5 17। अब आप एक बात बताओ, जब यहाँ 17 हुआ, इस ऑर्बिट को देखो, ये अगर स्टेबिलिटी करे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 8। अब बताओ इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन आने की। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब आएगा, अगर ये गेन करेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो सर +1 होते ये 6 हो जाएगा। तो बताओ स्टेबिलिटी मिली कि नहीं मिली, मिल गई। अगर स्टेबिलिटी मिली तो फिर क्या हुआ इससे, सर इससे फिर ये हुआ कि क्लोरीन जो होता है उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 17, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और माइनस का कितना हो जाता है 18, स्टेबल हो गया। इससे क्या हुआ, इससे सर इस पे जो नेट चार्ज है वो -1 आ जाता है, आ जाता है -1। तो एक बात बताओ, क्लोरीन पे चार्ज जो होता है वो क्या होता है बेटा -1। हाँ जी बिल्कुल सही, ये बात आप लोगों समझे। देखो आप पॉजिटिव चार्ज कैसे मैनिपुलेट हुआ और या नेगेटिव चार्ज कैसे मैनिपुलेट हुआ। हाँ जी ऐसे होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, या तो
गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को या रिमूव हो जाते हैं। अब गेन करते हैं, जैसे किसी ने गेन किया इलेक्ट्रॉन को, क्या किया, गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन को जब वो गेन करता है तो क्या हुआ बेटा, माइनस की वैल्यू आप लोगों की बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस में होता है, जब माइनस की तो माइनस की वैल्यू बढ़ गई, तो रिजल्टेंट किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को दो बात समझनी सर, क्या अगर हमारे पास में कोई ए और बी दो ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी चार्ज है, इस बॉडी से मैं क्या करूं, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां मूव, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए माइनस बढ़ गया तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जितना चार्ज आप लोगों के इलेक्ट्रॉन जाने के कारण से बढ़ा है बेटा, उतना ही चार्ज यहाँ पे आने के कारण से बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन एक है गया तो एक के कारण से, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके तो दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम। आए बात समझ में। अब हमारे पास में यहाँ पे हमने ये चीज देख ली, अब आगे की बात और देखते हैं। तो देखिएगा आगे की बात क्या है हमारे पास में, तो आगे की बात यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या बोल रहा है, ए चार्ज कैन नॉट बी मासलेस। हाँ, चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन आने के पे या इलेक्ट्रॉन जाने पर। तो इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के ऊपर चला गया तो इलेक्ट्रॉन अपना स्वयं का मास, मतलब अपना सेल्फ का जो मास है उसे लेके चला गया। अब इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे तो मास होता है भैया 9.1 × 10⁻³ kg। और वही अगर ये मास होता है, अगर ये कहीं जाएगा तो अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मेरी बॉडी का वेट लेके ही तो जाऊंगा। तो एक बात बताओ, मेरा नाम है कि कहीं सुरेंद्र होगा तो भैया उसका वेट तो होगा ही होगा। तो चार्ज किसके कारण से आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण से। सर चार्ज तो प्रोटॉन के कारण से आ सकता ना बेटा, प्रोटॉन के कारण से चार्ज नहीं आता। कारण क्या है बताइए, क्योंकि आप लोगों को देखा होगा इस नेचर में सबसे जो स्ट्रेम बल या कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो प्रबल बल है, स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है, वो कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। और आप लोगों को पता है कि इस चीज के बारे में कि न्यूक्लियस के जो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच में वो क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, क्या है, एक दूसरे से बाइंड है। और बाइंड है और क्या हो रखे, वो आप लोगों के पास में न्यूक्लियर फोर्स से बाइंडिंग करके बंधे हुए स्टेबल हो रहे हैं। अब उनको वहां से निकालना, प्रोटॉन को वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। इस कारण से हमें इस चीज के बारे में कि प्रोटॉन निकालने से या प्रोटॉन देने से ऐसी जो बातें हैं ऐसी हो नहीं सकती है फिजिक्स में। तो सर फिर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, अभी बताया ना, इलेक्ट्रॉन यदि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब जिस पर चला जाता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे प्लस और माइनस दो हो जाते हैं आप लोगों के पास में। आगे चले बात यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कहा कि मासलेस, तो ये आप लोगों को पॉइंट हो गया क्लियर। अब इसके बाद देखो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर इज द अनलाइक चार्ज अटैक टू ईच अदर। आप लोग जानते हो इस बात को कि प्लस प्लस जो चार्ज होंगे, ये तो नेचर है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे भैया जी, रिपेल करेंगे। और अगर प्लस माइनस होंगे, अगर प्लस और माइनस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स इट बिकम पॉजिटिव चार्ज। अभी आप लोगों को बताया मैंने कि यदि आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और क्या लिखा हुआ है, इफ यू ऐड इलेक्ट्रॉन, मैंने कि गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, ऐड इलेक्ट्रॉन एन एटम तो इट बिकम नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसके बाद चार्ज कैन बी मैनिपुलेट बाय द प्रोसेस ऑफ द रबिंग। इसके बाद में कंडक्शन, इंडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनके द्वारा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस चीज के बारे में कि ऐसे बहुत सारे रगड़ो, रगड़ने के बाद में आपके पास में यहाँ क्या आ जाता है, वार्म अप हो जाएगी, जो पाम है वो वार्म अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। हाँ सर, गर्म हो जाती है। तो गर्म होने के कारण से क्या होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा गर्म होने के कारण से क्या होगा, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में अगर क्रिएट होते हैं तो आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके बाहर आ, और जब इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेकर जब वो बाहर तो वहां से चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इस कारण से चार्ज क्रिएट हो जाता है।
अगर आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में देखा होगा एक स्केल, हाँ सर स्केल देखा है, या फिर आपने सर्दी के टाइम पे देखा होगा कि हम एक जो सिल्क टाइप का एक जो कंबल होता है अपने पास में जो होता है, जोड़कर अपन सोते हैं, कंबल, हाँ जी कंबल। उस कंबल को आप लोगों ने देखा होगा इस चीज के बारे में कि जब सोते हैं तो सुबह जब मम्मी उसको ऐसे करती है तो चिंगारी से बाहर निकलती है। कभी कभी देखा होगा तो चिंगारी से बाहर निकलती है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारण से क्योंकि रात हमने क्या किया था, हमने उसको रब किया, पैरों के द्वारा रब हुआ। अब वो जब रब हुआ इस चीज के बारे में तो क्या हुआ, उन पर चार्ज क्या हो गए, आ गए। उस एक्सपेरिमेंट को अपन अभी आगे जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अब देखिएगा आगे की ओर। अब हमारे पास में यहाँ पे देखिएगा जो नेक्स्ट आप लोगों के पास में है वो है हमारे पास में ये चीज। अगर आप लोगों को 0 टू हीरो तक मतलब बेसिक से एकदम नीट लेवल तक यदि आप लोगों को यदि जाना है तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम नीट और जो फिजिक्स जो आप लोगों के पास में है, सीयूटी, नीट, इनके बेस चलते हैं। और डेफिनेटली ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के पास में, आप जुड़िए, आप 2-3 क्लासे लीजिए, आपको वो एनर्जी और आप लोगों को वो जो चीज अदर्स चैनल पे आप लोगों को मिल रहे हैं, आप लोग कहोगे इस चीज के बारे में कि हाँ यहाँ कंटेंट बड़ा शानदार मिल रहा है। तो जुड़िए रहिए। आगे चलते इसके बाद में ये जिस बात में कर रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो मैं आप लोगों से कह रहा था, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये क्या है आपके पास में, ग्लास की एक रोड है। क्या है बेटा, ग्लास की एक रोड है। और ये क्या है आपके पास में, ये सिल्क क्लॉथ है, रेशम का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ है। ये क्या है, ग्लास रोड, मतलब ये कांच की छड़ है। इन दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया, रब कर दिया, रगड़ दिया। रगड़ने के कारण से आप लोगों ने देखा होगा इस चीज के कारण से कि सर क्या, कि इन पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये किसी भी जो स्मूथली या जो एकदम हल्की सी वस्तु है, हल्का सा कोई ऑब्जेक्ट हो, छोटे मोटे और टाइप के, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर आप लोगों को लगे इस चीज के बारे में तो आजकल तो बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाते रहते हैं कि स्केल को लिया, सिर पे रगड़ा और देखो देखो बेटा चल रहा है, 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 ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे डेली लाइफ में भी। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या मतलब जब इन दोनों को आपस में रगड़ा, और ये जो चीज है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन से, तो सर क्या होता है उससे। तो मैंने देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ग्लास और ये क्या लिया मैंने, सिल्क मोलिक्यूल्स। इनके मोलिक्यूल्स जब मैंने लिए तो जब ये अलग अलग थे, इनमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। तो पहले ग्लास को देखो, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में, 8 ही क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सपोज वैसे तो ग्लास क्या है आपके पास में, ग्लास के बारे में बात करूं तो ग्लास हमारे पास मिक्सचर है। तो सर ये आउटर ऑर्बिट किसके लिए, एग्जाम्पल देखो आप, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन ग्लास में, तो फिर क्या होगा, ये न्यूट्रल कंडीशन में होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। सिल्क ये भी रगड़ा नहीं है, तो क्या है 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन है, तो फिर भी कितना हुआ इस पे, 0। अब क्या होता है सर, अब मैं ग्लास के बारे में बात करूं, आपस में मैंने क्या किया, थोड़ा सा रब किया, और रब करने के कारण से क्या हुआ, प्रोटॉन जागा कि इलेक्ट्रॉन जागा। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोटॉन कहीं नहीं जाता, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण से ही आएंगे। तो यहां से देखो आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन मूव करा गया, सर एक इलेक्ट्रॉन यदि मूव करा गया तो क्या हुआ, तो सर देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्लास है इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चला गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो प्लस आ गया। हाँ सर आपने बताया था अभी। और मैंने कि यहाँ से रगड़ गया तो यहाँ से देखो पहले कितने थे आपके पास में, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये किससे कांटेक्ट में, सिल्क के कांटेक्ट में। यहाँ देखो ये ग्लास रोड ये सिल्क के कांटेक्ट में है, जब ये सिल्क के कांटेक्ट में है तो वो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, तो देखो पहले 4 था इसमें गया, सिल्क के पास चला गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए,
बढ़ गए, यहाँ प्रोटॉन क्या हो गए, यहाँ प्रोटॉन घट गए, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखने को क्या मिला, सर ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा भाई, सर यहां से इलेक्ट्रॉन गए, किस पे गए, तो सिल्क क्लॉथ पे चले गए। तो सिल्क क्लॉथ पे चले गए, जिस बॉडी में जाते हैं इलेक्ट्रॉन वह माइनस कर देते हैं, और जहां से जाते हैं उसे प्लस कर देते हैं। तो क्या हुआ देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों का अमाउंट सेम है। तो जब भी कभी किसी चार्ज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके, जब किसी दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो बेटा उनमें जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वहां चार्ज प्रोड्यूस होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा। सर ठीक है, तो नेट चार्ज देखो इस कंडीशन में आप लोगों के पास में जीरो, टोटल बॉडी का जो चार्ज होगा नेट चार्ज वो कितना होगा, जीरो। वो कैसे होगा, तो देखो यार ये दोनों कांटेक्ट में, ये दोनों चीजें कांटेक्ट में, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, सर यहाँ पे मेरे पास में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, और यहाँ कौन सा आ गया, सर यहाँ प्लस का आ गया। अब एक बात होता है, एक प्लस और एक माइनस दोनों वापस एक दूसरे के साथ में क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कितना है, जीरो। तो देखो बेटा यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, ये जीरो आया। अब नेक्स्ट और कंडीशन देखिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर किए गए, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। मैंने ज्यादा रगड़ दिया, और ज्यादा रगड़ने के कारण से ज्यादा एनर्जी अडॉप्ट की या ऑब्जर्व की, ज्यादा एनर्जी से ऑब्जर्व की। तो बेटा यहां से देखो पहले कितने इलेक्ट्रॉन गए थे, तो 8 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया था। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए आउटर ऑर्बिट को छोड़कर। अब आउटर ऑर्बिट को 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बताओ कितने ज्यादा बढ़ गए यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 प्रोटॉन के बराबर में, और ये प्लस के 6 और ये माइनस के 6, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस के 2 ज्यादा इंक्रीमेंट या पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा किस पे, ग्लास रोड पर। अब चार्ज ज्यादा होगा 2 प्रोटॉन के बराबर। और बताओ यहाँ क्या, यहाँ से 2 गए तो 4 पे 2 जाते हैं, अब कितने हो गए, 6 हो गए। अच्छा यहाँ 6 हो गए यहाँ, तो बताओ यहाँ पे कितना ज्यादा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बार बताओ फिर भी बैलेंस कंडीशन कितनी है दोनों की, दोनों के देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना आया, जीरो। तो फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो टेबल है इस टेबल में आप लोगों ने क्या देखा, तो इस टेबल में इसके बारे में बताया, व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ये सिल्क क्लॉथ है, इसको एक ग्लास रोड के साथ में रब किया, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम एटम ऑफ ग्लास टू सिल्क। मतलब हमारे पास में जो ग्लास से इलेक्ट्रॉन थे वो सिल्क पर कहां हो गए, चले गए। अब सिल्क पर अगर चले गए तो बताओ सिल्क कैसा हो गया चार्ज, नेगेटिव, और रोड कैसा हो गया, ग्लास रोड कैसे हो गया, पॉजिटिव। तो देखो ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क नेगेटिवली चार्ज्ड। चलो हाई वी टोटल चार्ज ऑन सिल्क एंड ग्लास सिस्टम। अब बात ये सिस्टम की कर रहा है, अकेले की नहीं कर रहा है, कि मैं कहूं कि बताओ टोटल चार्ज सर आपने जीरो कैसे लिख लिया, तो मैं टोटल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ग्लास और सिल्क दोनों की। जब दोनों करेंगे तो बेहतर, यहाँ भी क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव। तो टोटल किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है, द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब चार्ज सिस्टम क्या रहेगा आप लोगों के पास में, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। इस बात को अगर मैं समझूं आप लोगों के पास में, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये यहां देखिएगा Na+, ठीक है, Cl-, ठीक है, यहाँ कितना चार्ज आएगा सर, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ कितना आएगा सर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज होगा। दोनों को टोटल जोड़ोगे तो टोटल चार्ज कितना हुआ सर, टोटल चार्ज देखा जाएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या बना, NaCl बना।
NaCl पे कोई चार्ज रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो टोटल यहाँ चार्ज कितना हुआ आप लोगों के पास? सर जीरो चार्ज। मतलब किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा हमारे पास में? कांस्टेंट बना रहेगा। तो हमारे पास में चार्ज कांस्टेंट बना रहेगा, इसलिए हमने क्या कहा यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई चीज के बारे में कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। और आप लोगों को लास्ट में क्या बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब किसी भी निकाय का जो चार्ज होता है वो क्या रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, बना रहता है। जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा। किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का। चलो अब मैं आगे बात करता हूँ इस चीज के बारे में। आगे जब मैं बात करता हूँ तो प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपन चार्ज की। हाँ सर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास में है ये क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? क्वांटाइजेशन। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके पास में है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से जो प्रॉपर्टी है आप लोगों से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट भी डेवलप होते हैं। सबसे पहली बात मैंने कि हाँ सबसे पहली बात बताइए कि अगर मैं किसी एटम्स के पार्टिकल्स के बारे में बात करूं, कोई एटम है उसके पार्टिकल, तो एटम किससे मिलकर बना होता है? आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैंने कि क्या ये फ्रीली एकदम स्वतंत्र अवस्था में अलग अलग रह सकते हैं? हाँ सर अलग अलग नहीं रह सकते, लेकिन है अलग अलग। हाँ सर अलग अलग तो है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, वैसा ठीक है। मैंने कि जब मेरी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, या फिर ऐसे भी जा सकते हैं कि 1.5, 2, 2.5 ऐसे जा सकते हैं। सर आधा इलेक्ट्रॉन का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो फिर सर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या तो 1 जाएंगे या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे या 4 जाएंगे, मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? सर कम से कम अगर कोई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर कोई जाएगा तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो जाना जरूरी है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि चार्ज का क्वांटा क्या होता है, तो चार्ज का जो क्वांटा है, चार्ज का जो क्वांटा है, क्वांटा बोलते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी कैन ट्रांसफर्ड इन अदर बॉडी। हम किसी भी दूसरी बॉडी में वो मिनिमम मान होता है जिसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे फोटोन का यदि अगर मैं आप लोगों को प्रकाश जो लाइट है उस लाइट का यदि मैं कहूँ क्वांटा क्या होता है, तो 1 फोटोन E बराबर में hd। ऐसे चार्ज का क्वांटा क्या होता है? ऐसे चार्ज का अगर मैं क्वांटा देखूँ तो एक इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा। एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, ऑफ नहीं जा सकता। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ ये चीज के बारे में बता रहा हूं कि ये जो वापस टेबल आई है इसमें बताओ एक इलेक्ट्रॉन, हाँ सर यहाँ से ग्लास से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? सिल्क पे। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर क्या हुआ? सर फिर जब देखा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हो गए, बिल्कुल सही है। फिर क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। अच्छा फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 2.5 क्यों नहीं गए? आप चलेगा कैसे सर? इलेक्ट्रॉन पूरा एक पूरा अमाउंट और इलेक्ट्रॉन एक साथ अलग अलग नहीं हो सकता, हम ये चीज मानते हैं। तो हाँ ये चीज है। लेकिन आगे फर्दर जब हम स्टडी करते हैं तो एक क्वार्क नाम का एक चीज आती है जिससे क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो डेवलप होते हैं, वो मैनिपुलेट होते हैं, वो बनते हैं न्यूक्लियस। जैसे प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन जो बनता है वो क्वार्क से बनता है। तो अभी तक तो केवल इतना जाना है, लेकिन हमारे पास में उनको भी अपन को पढ़ना नहीं, अपन को ये देखना है क्या कि मिनिमम एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को आप लोग क्या कर सकते हो? एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल्स। इसका मतलब क्या है इंटीग्रल मल्टीपल्स का? इंटीग्रल मल्टीपल्स का मतलब होता है हमारे पास में 1, 2, 3, 4 इंटीग्रल नंबर जो होते हैं आपके पास में, है ना। तो हमारे पास इंटीजर मल्टीपल्स जो होते हैं आपके पास में ऑफ चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रॉन, अदर वर्ड्स
चार्ज इज क्वांटाइज्ड। पता है क्वांटाइज किससे बनता है? कहीं पे अगर कोई भी चीज ट्रांसफर होती है तो पैकेट की फॉर्म में हो, उस पैकेट को क्वांटा बोलते हैं। और इसी कारण इसका नाम क्या है? क्वांटाइजेशन। तो सर किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ चले जाएंगे? जाएंगे। 3 चले जाएंगे? जाएंगे। 5 चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सर 7.5 चले जाएंगे? 7.1 चले ना, ये नहीं जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इसने कहा कि भाई कहना मतलब आप चार्ज जो ट्रांसफर करते हो वो किस में होते हैं? इंटीजर मल्टीपल्स। इंटीजर मल्टीपल्स की फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे Q बराबर में क्या होता है? Ne। n क्या है यहाँ पे आपके पास में? 0 1 2 3 आप लोग ऐसे ले सकते हो। अगर 0 हुआ आपके पास तो 0 हो जाएगा टोटल चार्ज। अगर 1 हुआ तो, अगर 1 हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर n की जगह 2 लिख दीजिए। तो इसका मतलब हमारे पास n क्या है? इंटीजर नंबर है। ठीक है सर, इंटीजर नंबर है। वेर n इज इंटीजर नंबर। अब आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पे, जैसे अब आप लोगों को मैं 1 बाय 1 एक एक चीज जो समझा रहा हूं, अगर मजा आ रहा है आप लोगों को इस चीज के बारे में और आप हमें से कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप राम सर बायोलॉजी का हमारे पास में क्या है? ऐप है। और कॉल करना चाहते हो तो ये नंबर से आप लोगों को। ठीक है, आइए पढ़िए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। आगे चलिएगा भैया। आगे हमारे पास में यहाँ आया, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। अब चार्ज देखने पर क्वांटाइजेशन जैसे अभी देखा हमने यहाँ पे। सर यहाँ पे एक बात बताइए मैंने कि क्या, कि यहाँ पे क्यू जो नेट है मैंने कि हाँ वो प्लस माइनस एन ही है। मैंने कि हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या हुआ? तो सर यहाँ पे प्लस किसे रिप्रेजेंट करता है, माइनस किसे रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा जहां से इलेक्ट्रॉन गए तो उस पर चार्ज कैसा होगा? जहां से इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई, मतलब माइनस की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा उसके लिए प्लस चार्ज लिखेगा चिन्ह। और माइनस कब? कहीं से इलेक्ट्रॉन आए, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए तो फिर माइनस का चार्ज होगा वहां पे, तो फिर भी माइनस से लिखूंगा। तो इसका मतलब चार्ज विल बी पॉसिबल इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है इसकी वैल्यू। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इस प्लस और माइनस का मतलब ये है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से बता रखा कि यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आप लोगों के पास में है वो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है प्रोटॉन से तो माइनस का आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिव। तो वो चीज मैंने आप लोगों को शॉर्टली में बता दी। ऐसे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रखा है। अब आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पे देखो, इन द एग्जाम्पल ऑफ shown in figure amount of the charge transfer from glass to silk इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रॉन। अभी आप लोगों को देखा मैंने कहा था भाई ग्लास से सिल्क में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, देखो बेटा 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन चार्ज। ये वाला जो आप लोगों को बताया मैंने, यहाँ पे देखिएगा ये वाला यहाँ पे आपको बताया भाई 1 इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए। वही चीज आप लोगों को बता रहा है ये यहाँ पे क्या, एग्जाम्पल ऑफ द सोन इन द फिगर अमाउंट ऑफ द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द ग्लास टू सिल्क इंटीजर मल्टीपल, मतलब या तो 1 गया या 2 गया या 3 गया या 4 गया, ऐसे जा रहे हैं। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। चार्ज ऑन द बॉडी, अभी बताया भाई किसी बॉडी पर चार्ज होगा वो किस फॉर्म में होगा? प्लस माइनस एन ही, जहां एन क्या है? इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5, ये पॉसिबल हो सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को क्वार्क के बारे में बताना था, हमें पढ़ना ही नहीं है, पहले से बता दिया आप लोगों को पढ़ना नहीं। ये क्वार्क है जो अभी तक क्या है इनके बारे में चला है पता, इनको अप एंड डाउन क्वार्क के नाम से जानते हो। और इन दोनों के इनके न्यूक्लियस डेवलप होते हैं, जिसे प्रोटॉन बनना है इलेक्ट्रॉन बनना है इनके कारण से, लेकिन हमें पढ़ना नहीं हो तो है नहीं, तो छोड़ो इसे। आगे चलो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमारे पास और आती है और वो प्रॉपर्टी आप लोग सब जानते हो क्या है? प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे भैया जी? रिपेल करेंगे। तो एक बात बताओ, जैसे कि ये ग्लास रोड प्लस चार्ज हो गई, ये प्लस चार्ज हो गई, ये एक्सपेरिमेंट है आपका एनसीईआरटी का पहले चैप्टर में। अब बताओ इस रोड के पास मैं इसको लेके जाऊं तो ये भी प्लस का, ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और ये भी माइनस, ये भी क्या है आपके पास में? लाइक चार्जेस है, और ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ पे तो ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है।
तो ये अनलाइक चार्ज है, और जब अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस है, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात आप लोगों को आती है। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। आगे चलो भैया, हमारे पास में अब आती है प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज में कौन सा, ये स्केलर क्वांटिटी और एडिटिव इन नेचर। सिंपल सी अगर मैं बात कहूं कि किसी भी सिस्टम में, किसी बॉडी सिस्टम में जो चार्ज होते हैं, उस सिस्टम का टोटल जो चार्ज होता है, उस सिस्टम का टोटल जो चार्ज होता है, उस सिस्टम में जितने भी चार्ज है उनको सिंपल हम क्या कर देते हैं, सिंपल जो ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं अपन स्केलर एडिटिव प्रॉपर्टी, या अपन जिसे बोलते हैं अलजेब्रिक सम। वैसे सिंपल सा अपन उनको जोड़ देते हैं विद द साइन। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये एक आपके पास में दे रखा है, एक सिस्टम दे रखा है चार्ज का, जिसपे चार्ज कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस का, और बाकी 3 प्लस के, Q1 Q3 Q4। तो टोटल अगर मैं कहूं कि बेटा टोटल इस जिस पेयर है इसका टोटल चार्ज कितना होगा, आप क्या बताओगे, बताओ यहाँ पे। आप कहोगे सर Q1 प्लस के साथ, तो विद साइन के साथ अगर आप यहाँ रखते हो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। इसको एल्जेब्रिक सम कर दूं मैं अगर यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये प्लस का है, Q2 माइनस का है, तो इसके साथ में मतलब सिंपल आप लोग एडिशन करो। जैसे कि आप लोगों के पास में एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 5 चार्जेस हैव फॉलोइंग द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस। 2 प्लस में दे रखा है, 4C प्लस में दे रखा है, 2C प्लस में दे रखा है, Q4 माइनस में दे रखा है, और -3C ये भी माइनस में दे रखा है। अब आपके पास में ये बॉडी चार्ज सपोज, अब मैंने कहा आप लोगों के पास में Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है, 4 कूलम, Q3 की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम, Q4 की वैल्यू कितनी है, -1 कूलम, और Q5 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3 कूलम। मैंने कहा कि टोटल बताओ मुझे, टोटल चार्ज क्या होगा, किसका, इस सिस्टम का। तो टोटल चार्ज तो सिंपल, इनको मैं क्या कह रहा था आप लोगों में, विद साइन अपन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो आप लोग यहाँ पे 2 4 कितने हुए, 6 6 और 2 कितने हुए, 8 8 तो प्लस के हुए, ठीक है सर। और बताओ -1 गुलाम और -3 -4 गुलाम हुआ। तो एक बार बताओ टोटल मिला के कितना हुआ, प्लस का 4 गुलाम। तो आप लोगों के पास में 4 गुलाम आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसे, इसको बोलते हैं हम क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज अगर कहीं पे हो तो उसको सिंपल सा हम ऐड कर देते हैं विद द साइन, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम। है बात समझ में। तो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी ये हो गई हमारे पास में। आगे देखिएगा नेक्स्ट, आप लोगों को अगर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, नीट और जेई और सीयूटी लेवल की यदि पढ़नी हो और समझना हो, तो एक बार इस राम सर बायोलॉजी के नाम से हमारा ऐप्स है, इसे डाउनलोड कीजिए और एक बार देखिएगा। आप लोगों को लगेगा इस चीज के बारे में, जहां तक देखोगे नहीं वहां तक जानोगे कैसे। तो एक बार इसे डाउनलोड कीजिएगा और देखना है इस चीज के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे की ओर। अब मैं बात कर रहा हूं, इन आइसोलेटेड सिस्टम कैन कंटेन 3 बॉडीज ABC। ये आपके पास में बॉडी दे रखी 3। अभी मैंने आप लोगों को बताया किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसका चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। बस बिल्कुल सर होता है। आप लोगों को बता रखा है कि ये 3 चार्ज है, बिल्कुल सही है, सही है। यहाँ एक बात बताओ, बोर्ड ए, ये ए है, बी और सी, ये बी और सी है, विच कंटेन 2 कूलम्स। देखो यहाँ पे प्लस के 2, यहाँ पे कितना है 3 कूलम्स, प्लस के 3, और माइनस का 1 कूलम, मतलब इसे माइनस का 1 कूलम है। अगर इस बॉडी के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल कितना चार्ज है। आप कहोगे सर क्यों नेट अगर मैं देखूं तो प्लस कितना है, सर प्लस के तो 2 है। फिर बताओ प्लस के कितने हैं, सर प्लस के 3 है। फिर कितना है, तो सर यह -1 है। तो टोटल कितना आया, 2 + 3 5 -1, टोटल मिला के 4। अगर मैं पूरे सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करूं तो हमारे पास में उसका जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो कितना आया, 4। हाँ सर आया। तो क्या करें, तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखो अभी यहाँ पर, रेस्पेक्टली आफ्टर अंडरगोइंग सम प्रोसेस, कुछ प्रोसेस किया,
चार्ज ऑन ए बॉडी ए एंड बी इज 5 एंड -2 रेस्पेक्टिवली। जब इनको टच किया, रब किया, कुछ भी किया, ऐसा प्रोसेस किया, तो बेटा ए पर कितना चार्ज आ गया? 1 2 3 4 5, 5 आ गया। इस पे कितना आ गया? 5 कूलम। ए पे 5 कूलम आ गया। ठीक है सर। बी पे कितना आ गया सर? -2 कूलम। -2 कूलम आ गया। अच्छा जी, रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी सी। तो आपको इस सी बॉडी पर कितना चार्ज होगा ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन। तो आप एक बात बताओ, इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना था? 4 सी, मतलब 4 कूलम। तो इस टोटल सिस्टम का चार्ज क्या चेंज होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? अभी प्रॉपर्टी पड़ी है ना आइसोलेटेड सिस्टम की, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो इसका जो चार्ज है वो का वही रहेगा। तो अगर ये 4 कूलम है तो ये भी सर 4 कूलम ही रहेगा। अगर ये 4 कूलम रहेगा तो एक बार बताओ ये कितना हुआ सर? ये 5 कूलम हो गया। ये कितना हो? -2 कूलम हो गया। तो -2 और प्लस अगर 5 देखा जाए तो ये तो प्लस के 3 कूलम हुए, जबकि यहाँ तो 4 होना चाहिए। तो फिर इस पे क्या होना चाहिए? लगाओ दिमाग लगाओ सर, यहाँ प्लस का 1 कूलम होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे कितना होना चाहिए? प्लस का 1 कूलम होना चाहिए। अब देखिए वापस करो, 5 प्लस का है और 1 भी प्लस का है, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 6 प्लस का और माइनस का 2। तो 6 - 2 करोगे कितना आएगा बेटा? 4। आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब हमारे पास में इस सी डिस्पेयर है, इस पे आप लोगों के पास में क्या आएगा सर? इस पे हमारे पास, इस बॉडी पर हमारे पास 1 कूलम चार्ज आ जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन है, देखो एक्स का मान निकाल रखा है मैंने। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 कूलम। सिंपल सा। हमने इस पे क्या मान लिया? एक्स। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के पास में इनिशियल चार्ज कितना था? 4 कूलम। फाइनल चार्ज कितना होगा आपके पास में? तो फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 4 कूलम वो अपन ने रख दिया। यहाँ पे ये जो एक्स है ये किसे माना? इसे मान लिया। इन तीनों का सम उसके बराबर होना चाहिए। तो 4 कूलम का यहाँ पे 3 इधर जाएगा, तो बेटा 3 इधर जाएगा, तो 4 - 3 कितना जाएगा? 1 कूलम। सिंपल, मैंने आप लोगों को भी बता दिया पीछे। अब मैं अगर बात करता हूं इसके बाद में प्रॉपर्टी की आगे, चार्ज एंड मासेज। अब चार्ज और मासेज जो है आप लोगों के पास में, इस चार्ज और मासेज में देखो, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन? चार्ज जो है वो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और मास भी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। अगर मैं तुमसे कहूं इस चीज के बारे में कि भाई क्या है, कि मास क्या है, तो आप कहोगे सर मास, मास अमाउंट ऑफ मैटर। यानी कि हाँ, अमाउंट ऑफ मैटर मतलब किसी भी बॉडी का द्रव्य। अमाउंट ऑफ मैटर किसी बॉडी या पदार्थ का मान। तो ये जो टोटल मास आया इसका, ये कहां से आया? तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने, उन पार्टिकल्स के मास को सभी को ऐड कर लिया, टोटल मास आ गया। तो छोटे छोटे पार्टिकल से वो मास कहां से आया सर? वो एटम से बने, एटम के मास हुए उनको जुड़ गए, तो उन एटम्स के मास आ गए उसमें, तो टोटल मास उनका आ गया। फिर एटम के मास कहां से आएंगे? फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके मास से। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो मास, इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों ने भी देखा 9.1 × 10⁻⁻31 kg। हाँ सर। फिर ये भी मास, उसका वो मास कहां से आया? अरे सर ये तो फंडामेंटल है, मतलब उसको तो मतलब कैटेगराइज ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इसके बाद में स्केलर क्वांटिटीज। दोनों क्वांटिटी जो चार्ज और मास है दोनों स्केलर है। इसको डिफाइन करने के लिए मुझे कोई डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप लोगों के पास में मास 2 kg, यहाँ डायरेक्शन आ रही है क्या? ना सर। यहाँ चार्ज है आपके पास में, जैसे मैंने लिखा 3 कूलम, क्या यहाँ पे बताओ कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? सिर्फ ना सर। तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। पहला क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। अब इसके बाद में क्या है देखिए बताओ, एक्स्ट्रा एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉडी एट द डिस्टेंस। अगर पार्टिकल्स है आप लोगों के पास में, अगर इन दोनों को यदि आप लोग क्या करो यहाँ पे
अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ प्लस और यहाँ क्या होता है माइनस। तो देखो बेटा ये तो क्या है चार्ज, यहाँ पे क्या है ये तो चार्ज, और यहाँ पे ये क्या है आपके पास में मास। तो मास ऑलवेज क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं बाय द न्यूटन्स लॉ। आप लोगों ने देखा होगा न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फोर्स बराबर में जी m1 m2 अपॉन, और यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि डी हो तो डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दो प्रकार की चीज हो सकती है। क्या सर, यहाँ पे अगर प्लस और माइनस होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। सर ये रिपेल भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर हमारे पास में यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ भी प्लस चार्ज हो तो दोनों के बीच में क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे रिपल्सन भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास मास में ऑलवेज क्या होता है अट्रैक्शन, लेकिन चार्ज होता है उसमें रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। आगे बात करूं, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मास। बिल्कुल सही बात है इस चीज के बारे में। कैसे बताओ इस चीज के बारे में, कि भाई ऐसा है कि जहां पे आपके पास में चार्ज नहीं है वहां पे, जहां चार्ज के नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मास, हमारे पास में मास के बिना चार्ज अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा। कैसे सर, एग्जांपल देखो आप लोग यहाँ पे, अगर मैं कहूं यहाँ पे सोडियम, इसके जो आपके पास एटॉमिक नंबर कितने हैं प्लस के 11, सर ठीक है। तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे सर प्लस के 11, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे माइनस के 11। एक बात बताओ, टोटल चार्ज देखोगे तो कितना होगा सर, टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो सर जीरो होगा। तो टोटल चार्ज जीरो होगा, बिल्कुल चार्ज नहीं है यहाँ पे। लेकिन सोडियम का क्या आप लोगों के पास में मास नहीं होता सर, होता है ना, कितना होता है 23। तो अगर हमारे पास में इसका मास है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि मास जो है वो बिना किसी चार्ज के रह सकता है। चार्ज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चार्ज नहीं हो तब भी रह सकता है फ्रीली। अगर मैं यहाँ मास कैन एग्जिस्ट विद जीरो नेट ऑफ चार्ज, इसका मतलब है कि जहां मास नहीं है वहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। सर कैसे, ये बात समझ में नहीं है। तो सुन भाई, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास तो होगा ही होगा वहां पे। हाँ ये तो बात सही है। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि अगर इलेक्ट्रॉन हो मतलब चार्ज हो, हाँ, और वहां मास नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? ये तो इसी के साथ में आएगा, इलेक्ट्रॉन खुद अपना मास तो लेके आएगा ना साथ में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज एग्जिस्ट विद द मास ऑलवेज। एक बात है हमारे पास में हो गई। अब हमारे पास में मास कैन एग्जिस्ट विद द जीरो नेट चार्ज, यही चीज आप लोगों को भी बताई थी। इसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास में आगे की ओर देखो। अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि प्लस और माइनस ये क्या करते हैं अट्रैक्ट, और प्लस मतलब ये दो टाइप के हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया था इस चीज के बारे में कि जो मास है आप लोगों के पास में वो ऑलवेज क्या करता है अट्रैक्ट करता है। तो ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। भैया ऐसा है यहाँ पे जो चार्ज है ना, चार्ज को कितने भी स्पीड से आप एक्सेलरेट करो, चार्ज को किसी भी स्पीड से क्या करो एक्सेलरेट करो, चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है या उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नो चेंज इन द चार्ज। अगर मैं बात करूं इस चीज के बारे में कि सर ऐसे है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यदि स्पीड से हो तो उसके मास मतलब उसके चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं किसी मास किसी पार्टिकल जिसका मास है उस पार्टिकल को मैं स्पीड से दौड़ा, हाँ सर, तो क्या होगा? तो बेटा इसका जो मास है वो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब वो चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। और इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे देखो ये आइंस्टीन, ये द्रव्यमान समीकरण आइंस्टीन की, मतलब ये मास इक्वेशन है किसकी आइंस्टीन की, m/1 - v/c²। अच्छा ये क्या चीज है भैया, देखिएगा यहाँ पे m बराबर में क्या आ रहा है m0, अंडर का 1 माइनस का यहाँ क्या आ रहा है v²/c²। ठीक है, ये क्या है कि सर ये हमारे पास बॉडी है, मैंने कि इस टाइम पे रेस्ट कंडीशन पे हो और ये 5 kg की है, इसका मतलब इनिशियल जो मास है बॉडी का वो 5 kg है, वो m0 है। अगर मैं इसकी स्पीड जो है उसको मैं क्या कर दूं बढ़ा दूं, और यहां सी क्या है लाइट की स्पीड है, v क्या है यहाँ पे, तो v जो है बेटा यहाँ पे ये जो मास है ये बॉडी है इसकी स्पीड है।
तो मास जो बॉडी है उसकी स्पीड अगर आप लोगों के पास में इंक्रीज कर दी जाए विद रेस्पेक्ट टू आप लोगों के पास में पहले से, तो मास में क्या होगा। तो एक छोटा सा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे m बराबर में m0 अंडर रूट का 1 - v/c का स्क्वायर। देख रहा प्यारे, एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी अगर मैं यहाँ c जो है वो लाइट की वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी है। अगर लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है तो आप लोगों को पता होगा 3 × 10 की पावर आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड। अगर एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो यहाँ पे v की वैल्यू एज्यूम करता हूँ कि c/2 हो। सपोज लेट्स अगर आदमी इस स्पीड से दौड़ दे, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में जाती है लाइट की स्पीड, उसका आप पॉसिबल ही नहीं है सर। अरे जब पॉसिबल ही नहीं है ना ऐसा दौड़ना किसी बॉडी का, ये इलेक्ट्रॉन का ही है, अगर इसका अगर पॉसिबल नहीं है, हमारा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमें हमारी डेली लाइफ में जब हम स्पीड बढ़ाते तो हमारा जो मास है बॉडी का उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे मैं लिख दिया यहाँ पे, तो m बराबर में देखो m0 अंडर रूट का 1 - v की जगह पे आ जाएगा c/2 और यहाँ पे आ जाएगा c इसका स्क्वायर। एक बात बताइए, m0 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट का 1 - यहाँ जाएगा c स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा c स्क्वायर, c स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा m0 अपॉन अंडर रूट का 1 - 1/4। एक बात बताओ, यहाँ से करेंगे तो 4 कितना जाएगा m0 अपॉन में रूट का 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3/4। बताओ कितना आएगा आपके पास में, सर आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे m0 मतलब 4√3 और यहाँ जगह m0, इसका मतलब 2m0 अपॉन √3। और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1 की होती है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 और 2 इसमें डिवाइड करोगे अगर आप लोग तो पॉजिटिव में आएगा, और m0 जो है इनिशियल वो ज्यादा है इससे। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी बॉडी को यदि लाइट की स्पीड के आप से यदि मोशन करवाते हो तो बेटा उस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमें पता है इस चीज के बारे में, क्या पता है हमें, पता है कि v का मान तो बहुत कम होता है भाई सब चीज से। हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इस साथ चल सकते नहीं, चल सकते। जो अगर ये कम होता है तो अगर मैं इसको नीचे ले लूं तो v यहाँ पे अपॉन c ग्रेटर देन अगर मैं ऐसा करूं तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये वैल्यू को मैं क्या मान लूंगा नेगलेक्ट। क्यों माना, अरे सर एक बार बताओ v का मान तो बहुत कम, और इतनी ज्यादा मान को अगर मैं करूंगा तो 0.000 ऐसा कुछ आएगा। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि अगर मैं स्मॉल नंबर को यदि मैं हाई नंबर से हाई डिनोमिनेटर से यदि डिवाइड करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी 0.00000 ऐसे कुछ आएगी, और ऐसे आएगी तो इसका अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में m0, इसलिए हमारा जो है वेट का वही रहेगा। एक लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, एक लास्ट में आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जो हमारे पास में चार्ज है उस चार्ज की एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपके पास में कूलम्ब्स। कितनी होती है कूलम्ब्स। अच्छा ये जो कूलम्ब्स आप लोगों के पास एसआई यूनिट होती है। दूसरी बात इसकी सीजीएस जो यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट वो क्या होती है, सीजीएस ESU होती है। अच्छा एक बात बताओ, एक कूलम्ब जो होता है उस एक कूलम्ब में कितना ESU होता है, तो 3 × 10 की पावर कितना होता है बेटा 9 ESU होता है। अच्छा इस ESU को फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे चार्ज का सबसे बड़ा जो अगर आप लोगों को कहा जाए जो लार्जर जो यूनिट होती है वो होता है बेटा फेराडे। तो 1 फेराडे बराबर में आप लोगों के पास होता है 96500 कूलम्ब। आप लोगों को ये इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि ये यूनिट्स वगैरह आप लोग सब जानते हो, फिर भी मैंने आपको ESU यूनिट बताइए, ये चीज बताइए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे आप लोगों को, जहां तक आप लोग स्वस्थ रहिए।
खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।